हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपका आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018 का फर्स्ट शिफ्ट का रीजनिंग का पेपर। जी हाँ, आज से हमारा रीजनिंग प्रीवियस ईयर भी शुरू हो गया है। इससे पहले हम लोगों ने एएलपी CBT1, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई और ग्रुप डी, इन सभी का आपका जनरल साइंस का पेपर देखा था शिफ्ट वाइज, अलग अलग शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, मतलब ऑल शिफ्ट का पेपर हम लोगों ने प्रीवियस ईयर देखा था। अभी तक आप लोगों ने अगर वो वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट करके देख सकते हैं। और भी कंटिन्यूसली प्रीवियस ईयर के वीडियो को अपलोड किया जा रहा है ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम को अच्छे से एनालिसिस कर सके कि क्या क्या पूछा जा रहा है और हमें किस पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है और किस पोर्शन को कम पढ़ना है। अक्सर ऐसा होता है कि जिस पोर्शन में कम मार्क्स होते हैं उन्हीं को लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, डीपली पढ़ लेते हैं, पर जो स्कोरिंग पोर्शन रहता है उन्हें लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो प्रीवियस ईयर से हमें ये पता चलता है कि बहुत बार रेलवे में ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर का 40 से 50% क्वेश्चन को डायरेक्टली रिपीट कर दिया जाता है सेम ऑप्शन के साथ। तो प्रीवियस ईयर देखने से आपको ये तो फ़ायदा होगा, साथ ही आपको जो पोर्शन अभी तक आप लोगों ने टच नहीं किया होगा वो भी पोर्शन को करने का आपको पूरा टाइम मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, चाहे एसएससी का हो, सीजीएल, जीडी, सीएचएसएल या फिर रेलवे का आपका ग्रुप डी, एनटीपीसी, CB2 या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो, तो आप हमसे जुड़कर अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हो। तो इस वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको एक प्रश्न और कथन दिए गए हैं। एक प्रश्न और कथन दिए गए हैं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा या से आवश्यक प्राप्त है उसकी पहचान करें। पहले हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उसकी पहचान करें। अगला पढ़ना है प्रश्न। देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्ट है कि सब्जियों के 20 डिब्बों का कुल भार क्या है, उनमें से प्रत्येक बराबर भार का है। क्या बोल रहा है कि 20 डिब्बों का कुल भार क्या है जिसमें से प्रत्येक जो है बराबर भार का, मतलब इक्वल भार का है। ठीक है। अब देखिए कथन आपसे क्या बोल रहा है कि पहला कथन बोल रहा है कि पहले 10 डिब्बों में प्रत्येक डिब्बे के 1/3 का भार 10 kg है। पहले 10 डिब्बे में, ठीक है, और प्रत्येक डिब्बे का जो भार है वो 1/3 भार का 10 kg है। दूसरा कथन में आपको बोला जा रहा है कि 6 डिब्बों का कुल भार 10 डिब्बों के कुल भार से 40 kg अधिक है। क्या बोल रहा है कि 6 डिब्बे का कुल भार 4 डिब्बों के कुल भार से 40 kg अधिक है। आपको ये बताना है कि ये जो प्रश्न बोला, क्वेश्चन बोला है, वो ये दोनों कथन के अनुसार सूटेबल है कि नहीं, मतलब ये दोनों कथन से हम निकाल सकते हैं कि नहीं कि एक डिब्बे का वज़न कितना है, मतलब भार कितना है, वेट कितना है। तो ये दोनों को अगर हम कंसीडर करके अगर निकाल सकते हैं तो उसके अनुसार आपका ऑप्शन दिया है। तो चारों ऑप्शन को देखिए, देखते हैं कि करके कि कथन एक अकेला पर्याप्त है। एक अकेला मतलब पहला कथन देखिए क्या है कि पहले 10 डिब्बों में, पहला कथन देखिए कि पहले 10 डिब्बों में प्रत्येक डिब्बे के 1/3 का भार 10 kg है। क्या इसको कंसीडर करके हम लोग एक डिब्बे का भार निकाल सकते हैं? तो नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब ए नहीं होगा। बी देखिए क्या बोल रहा है कि कथन 2 अकेला पर्याप्त है। क्या हम लोग 2 को कंसीडर करके इसका वेट निकाल सकते हैं? तो 2 नंबर देखिए कि 6 डिब्बों का कुल भार 4 डिब्बों के कुल भार से 40 kg अधिक है। 6 डिब्बे का कुल भार, ठीक है, 4 डिब्बों के, मान लीजिए 6 डिब्बे का कुल भार हो गया x = 4x + 40। क्या इसको कंसीडर करके हम लोग निकाल सकते हैं? तो नहीं निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका गलत हो गया। अब देखिए सी क्या बोल रहा है कि कथन 1 और 2 को दोनों पर्याप्त नहीं है, गलत। और डी आपका बोल रहा है कि कथन 1 और 2 एक साथ पर्याप्त हैं। जी हाँ, ये आपका सही है, क्योंकि हम ऑप्शन कथन 1 और 2 दोनों को अगर हम कंसीडर करते हैं तो हमारा x का वैल्यू आराम से फाइंड आउट हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ
गए होंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आपके इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे में कम से कम 3 से 4 तो पूछे ही जाते हैं आउट ऑफ 25 में। 25 क्वेश्चन में ये 3 से 4 क्वेश्चन आपको इस टाइप के देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में अधिकतर सस्पेंस और कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि दी गई आकृति में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगी। यह आपको बताना है कि रिक्त स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। देखिए आपको पहला दिया है, तो यहाँ पे आपको कौन सी आएगी वो बताना है, मतलब इसके बाद वाली आकृति क्या आएगी। तो देखिए उत्तर आकृति में ये देखिए पहले 2 जॉइंट थे, फिर इसमें अलग हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए जॉइंट है, तो ये दोनों अब अलग हो जाएंगे, तो अलग वाला हमें देखना है। और यहाँ पे सर्किल था, यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ सर्किल स्क्वायर ये नहीं होगा, ठीक है। देखिए दोनों तरफ सर्किल सर्किल है, ये हमारा हो सकता है। अभी फाइनल नहीं करना है, पहले सारों ऑप्शन को देख लेना है। ये देखिए यहाँ पे सर्किल है, पर यहाँ पे ट्रायंगल है, ये नहीं होगा। और देखिए यहाँ पे तो स्क्वायर तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहले सर्किल है, मतलब हमारा ऑप्शन बी सही है। अब बी में देखिए क्या है, तो हमारा मतलब बी राइट आंसर हो रहा है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आप। अगर आप रीजनिंग में थोड़ी सी भी ध्यान दोगे ना, तो आपके 25 में से कम 22 से 23 नंबर आप आराम से उठा सकते हो, क्योंकि रीजनिंग का पेपर ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो क्वेश्चन थर्ड देख रहे हैं हम लोग कि दर्पण को एम एन रेखा पर निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुने। दर्पण मतलब इसका हमको दर्पण प्रतिबिंब चुनना है कि क्या होगा। तो देखिए एम एन एक्स आपका दर्पण है। अब वस्तु अगर इस साइड है, तो आपको इस साइड में किस तरह का वो दिखेगा वो आपको बताना है, ठीक है, मतलब सेम। तो देखिए ऑप्शन से सबसे पहले देखिए कि इधर आपके ये जो शैडो वाले हैं, तो आपके क्या होंगे, शैडो वाले आ जाएंगे आपके इस साइड। शैडो वाले आपके इस साइड आ जाएंगे। तो देखिए शैडो वाले इस साइड कौन कौन से हैं, ये हैं आपके, तो ए वाले सही होंगे, तो मतलब ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का, अभी जितने भी क्वेश्चन करेंगे शिफ्ट बाय शिफ्ट आपके वीडियो अपलोड होते जाएंगे, आप लोग सारे को अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है 17/9/2018 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दिए गए कथन में से कौन सी अवधारणा अंतर्निहित है। क्या कथन है वो देखिए कि छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा, मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। क्या कि मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। पर अवधारणा इसमें क्या है कि पहला अवधारणा देखिए, छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिया होगा, तो ही ना छात्र 1 मांगेगा। दूसरा अवधारणा क्या है देखिए कि छात्र 1 उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है, मतलब पहला छात्र जो है वो दूसरी छात्र के समझ को सत्यापित करना चाहता है। क्या ये कथन और अवधारणा एक दूसरे को मैच कर रहा है, सूटेबल बैठ रहा है। तो अब देखिए ऑप्शन क्या है, ना तो 1 और ना ही 2 अंतर्निहित है, ठीक, मतलब ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। दूसरा ऑप्शन आपका क्या बोल रहा है, बी, कि 1 और 2 दोनों ही अंतर्निहित हैं, मतलब एक भी सही है और 2 भी सही है। तीसरा ऑप्शन देखिए कि केवल 2 अंतर्निहित है, मतलब केवल दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। उसके बाद आपका डी में क्या बोल रहा है कि केवल 1 अंतर्निहित है, मतलब केवल 1 सही है। आपको आंसर बताना है, तो चलिए आप आंसर बताइए। इस टाइप के सस्पेंस वाले क्वेश्चन रेलवे में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जिसमें अधिकतर के मिस्टेक होते हैं, अधिकतर लोगों के मिस्टेक होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि जो इजी और नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे वो सिलेक्शन डिसाइड नहीं करते, सिलेक्शन डिसाइड करते हैं मॉडरेट या फिर हार्ड क्वेश्चन, क्योंकि इजी वाले तो सभी कर लेते हैं पर हार्ड वाले में फंस जाते हैं, वही आपके सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। इजी वालों को आपको अब नहीं करना है, ओनली लेवल हाई वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना है। और ख़ासकर इस टाइप के क्वेश्चन के तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको देखकर ही जाना है एग्जामिनेशन में। अगर आप इसके प्रीवियस ईयर भी कर लेते हो तो इस क्वेश्चन को आप आराम से टच कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का आपका अवधारणा पहला बिल्कुल सही है। आप खुद प्रैक्टिकली करके सोचो कि आप अपना नोट्स
आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अपना नोट्स किससे मांगोगे? तो वैसे स्टूडेंट से मांगोगे, वैसे लड़कों से मांगोगे, वैसे अपने फ्रेंड से मांगोगे जिन्होंने पहले से नोट्स को प्रिपेयर कर लिया है। उनसे तो नहीं मांगोगे जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन को स्टार्ट भी नहीं किया, तो वो क्या नोट्स बना के आपको देंगे? आप वैसे स्टूडेंट से मांगोगे, वैसे अपने साथी से मांगोगे जो अब जिन्होंने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर किया हो। तो ठीक है, तो प्रैक्टिकली से आपको समझ में आ रहा है कि जो पहला है वो सही है कि छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिए होंगे। पर यहाँ पे देखिए, छात्र 1 उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है। ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि आप नोट्स मांग रहे हो, उसकी समझ को सत्यापित करने से आपको उससे कोई वास्ता नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है कि केवल एक अंतर्निहित है, मतलब सिर्फ पहला वाला सही होगा। अगर आपको और ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को रोक कर आराम से आप इसका आंसर सोच सकते हो, क्योंकि अभी आपको टाइम मिलेगा, पर एग्जामिनेशन में आपको टाइम नहीं दिया जाएगा कि आप सोच समझ कर जवाब दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को पढ़ें। तो चलिए कथन को पढ़ा जाए। कथन क्या बोल रहा है कि कोई गाय बिल्ली नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने मान लिया कि कोई गाय बिल्ली नहीं है। दूसरा कथन क्या है कि सभी बिल्लियों की मूछें हैं। पहला में कोई गाय बिल्ली नहीं है, दूसरा में बोल रहा है कि सभी बिल्लियों की मूछें हैं। चलिए इसको डायग्राम से समझा जाए। तो सबसे पहले हम लोगों ने डायग्राम बना दिया किसका, कि कोई गाय, पहले गाय का डायग्राम, फिर आपका बिल्ली का डायग्राम। ठीक है, ये काव, ये आपका सी से ऐसे कैट हो गया। कोई गाय बिल्ली नहीं है, मतलब कोई गाय बिल्ली नहीं है, क्रॉस, कोई भी गाय आपका बिल्ली वो नहीं है। दूसरा पॉइंट में आपको बोल रहा है कि सभी बिल्लियों की मूछें हैं। सभी बिल्ली मतलब सभी कैट की जो मूछें हैं, मतलब एम दे दिया जाए, एम से मूछ। सी से आपका का हो गया, सी ए से कैट हो गया, एम से मूछें हो गया। आप देखिए निष्कर्ष का पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि कुछ गाय बिल्लियां हैं। कुछ गाय बिल्लियां हैं, क्या ऐसा हो सकता है? पहला निष्कर्ष में आपका बोला गया है, पहला निष्कर्ष में आपका बोल रहा कि कुछ गाय बिल्लियां हैं, कुछ गाय आपका बिल्लियां हैं। पर यहाँ पे कथन में क्या बोल रहा है कि कोई गाय बिल्ली नहीं है। जब कोई गाय बिल्ली नहीं है तो कुछ गाय कैसे हो सकती है? मतलब पहला वाला आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा निष्कर्ष देखिए क्या बोल रहा है इसमें कि कुछ गायों की मूछें हैं। गाय और मूछ में तो कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई मेल नहीं है, क्योंकि यहाँ बोला है सभी बिल्लियों की मूछें हैं, कुछ गाय की मूछें नहीं है, ऐसा नहीं बोला गया है। तो आपका दूसरा भी रॉन्ग हो गया। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो गया कि पहला ऑप्शन पढ़िए कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। जी नहीं। दूसरा पढ़िए, ये पहला गलत हो गया। दूसरा पढ़िए, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। सही, क्योंकि पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग समझ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन 2 से 3 एसेल्युलिज्म का क्वेश्चन है और 2 से 3 क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है एग्जाम में इस टाइप का। और इस सेट में हम लोग आगे भी इस टाइप के कम से कम 2 क्वेश्चन और देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न श्रृंखला का अगला विकल्प चित्र कौन सा होगा? विकल्प चित्र कौन सा होगा? निम्न का अगला विकल्प चित्र कौन सा होगा? देखिए प्रश्न आकृति आपको दिया गया है, ये आपकी तस्वीर दी गई है चित्र, और आपको बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क के जगह पर कौन सा चित्र आएगा। तो चलिए सबसे पहले इसमें आपको एक मील देखना होगा कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो देखिए कोशिश करिए कि पैटर्न मिलाने का कोशिश करिए। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए जो ये ट्रायंगल है, ये 4-4 का बॉक्स है। ये जो ट्रायंगल है वो देखिए ट्रायंगल अगला में मूव कर गया, मतलब यहाँ था वो एक अगले स्थान पे चला गया। 4-4 बॉक्स करके इसका। इसमें अब क्या, इसमें क्या हो रहा है कि पहले अगले स्थान पे गया, उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे नीचे आ गया, फिर इसके एक स्थान नीचे खसक गया तो यहाँ पे आ गया। तो अगला जो आएगा चित्र उसमें क्या होगा कि ये यहाँ पे होगा। तो देखिए ऐसा कौन सा है, ABCD चारों ही ऐसा है। अब देखिए कि उसका फेस किस तरफ है, तो आप साफ देख रहे होंगे
पैटर्न बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पैटर्न का ये हो ही नहीं सकता। तो पैटर्न ये पता चल रहा है कि सारा क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसे? ये सारा आपका क्लॉकवाइज ऐसे करके घूम रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी है, मतलब डी वाला आपका बिल्कुल सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए कथन से आपका एक और क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित कथनों के साथ बिंदु 1 व 2 के रूप में दो अवधारणा दी गई है। कितनी? दो अवधारणा दी गई है। कथन और अवधारणाओं पर विचार करें और निर्णय लें कि कौन सी अवधारणा दिए गए कथन से अंतर्निहित है। ठीक, मतलब कौन सा कथन से मेल कर रहा है आपको वो बताना है। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं कि सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है। क्या कथन बोल रहा है? कि सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है। पहले आप कोशिश करिए कि आप खुद से आंसर दें। गलत भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सॉल्यूशन यहाँ से मिलेगा, पर पहले आप वीडियो को रोककर खुद से आंसर देने का प्रयास करें। अगर नहीं बनता है तो फिर आप यहाँ से सॉल्यूशन देखें। तो इसका अवधारणा देखते हैं कि अवधारणा आखिर क्या बोल रहा है। पहला अवधारणा देखिए कि घरों में अत्यधिक चमकदार प्रकाश बल्ब के स्थान पर कॉम्पैक्ट क्लोरोफॉल लैंप मतलब CFL का उपयोग करना चाहिए। ये बात यहाँ पे कर रहा है सतत विकास का, ठीक है। और यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि आपको चमकदार बल्ब को हटाकर CFL का यूज़ करना चाहिए। ये कोई दोनों में तालमेल नहीं है, पहला अवधारणा का। दूसरा अवधारणा देखिए कि अपने घरों के चारों ओर और छायादार वृक्ष और पौधे लगाएं। इस प्रकार भूमि के उपयोग से ऊर्जा संरक्षित की जा सकती है। ये कैसा है कि भूमि का उपयोग से ऊर्जा संरक्षित की जा सकती है? ये कौन सा मेल है? बिल्कुल भी नहीं है। विशेषकर अगर पेड़ घर के पश्चिम दिशा में लगाए जाते हैं, ये कोई भी ताल्लुकात नहीं करता है कथन से। मतलब आपका अवधारणा पहला भी गलत है और अवधारणा दूसरा भी गलत है। तो चलिए आप ऑप्शन देखिएगा। केवल धारणा 1 अंतर्निहित है, ये भी नहीं है, गलत। धारणा 1 और 2 दोनों ही अंतर्निहित नहीं है, बिल्कुल सही। मतलब इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी राइट है। आपको कथन को बहुत बारीकी से सोचकर ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए। देखिए कथन और निष्कर्ष का फिर एक अगला क्वेश्चन आ गया। कम से कम इस टाइप के आपके इसमें 2 से 3 क्वेश्चन तो बनते ही हैं। इसको आपको बहुत अच्छे से कवर करके जाना है एग्ज़ाम देने से पहले। तो चलिए पढ़िए क्या बोल रहा है कथन आपका कि कुछ धातुएं लोहा है और कुछ लोहा भारी होता है। चलिए डायग्राम बना लिया जाए। कुछ धातुएं लोहा है, कुछ धातुएं, ठीक है, आपका मतलब मेटल। उसके बाद क्या बोल रहा है? लोहा है। कुछ मेटल हो गया, लोहा है मतलब फेरस। उसके बाद बोल रहा है कि कुछ लोहा भारी होता है। कुछ लोहा जो है भारी मतलब हैवी, ठीक है। पहला में धातु M से मेटल, लोहा का फेरस हो गया, और कुछ लोहा जो है वो भारी होता है। भारी मतलब हैवी। अब देखिए निष्कर्ष आपका क्या बोल रहा है कि पहला निष्कर्ष सभी लोहे धातुएं हैं। सभी लोहे मतलब मेटल वो धातु है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। यहाँ पे बोला है कि कुछ धातुएं लोहा है, कुछ हैं। मान लीजिए ये देखिए डायग्राम हो गया, ये आपका धातु का हो गया, ठीक है, और ये आपका लोहा का हो गया। इसमें बोला है सिर्फ ये पार्ट है। जब बोला है कि सिर्फ ये पार्ट है तो ये पूरा कैसे हो सकता है धातु लोहा? नहीं हो सकता है। तो चलिए दूसरा निष्कर्ष पढ़िए। पहला निष्कर्ष आपका गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष देखिए कि सभी भारी धातुएं हैं। सभी जो भारी है वो धातु है। क्या ऐसा होगा? सभी हैवी मेटल, ये दोनों में कोई मेल नहीं है, इसीलिए आपका दूसरा वाला भी गलत होगा। प्रैक्टिस करने से आपको और भी ज़्यादा क्लियरिफाई होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो इसका क्या ऑप्शन देखिए क्या है कि पहला ऑप्शन देखिए, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। बिल्कुल सही, क्योंकि आपका पहला वाला भी रॉन्ग है और दूसरा वाला भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, ऑप्शन ए।
यदि PIPE को हम इतना लिख सकते हैं तो SWAN का अंतिम अक्षर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को किस तरह चेंज कर सकता है। पहले आपका क्वेश्चन आता था कि अगर पाइप को हम इतना लिख रहे हैं तो SWAN को क्या लिखेंगे, पर इस बार चेंज कर दिया है कि इसका लास्ट का आपका नंबर पूछा है कि लास्ट का अक्षर क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा जाए। तो देखिए PIPE, जिसमें आप जानते हैं कि P का आपका नंबर होता है 16, I का होता है 9, फिर P का होता है 16 और आपका E का होता है 5। देखिए पूरा पूरा मेल खा रहा है। प्लेस वैल्यू आपका लिखा हुआ है, मतलब जिसका जितना नंबर होता है वो लिखा हुआ है आपका। अगर आपको ये नहीं आता तो सबसे पहले A से लेके Z का अल्फ़ाबेटिकल में जितने जो नंबर पे आते हैं उससे कर लें, कि जैसे M का पूछेगा कितना होता है, N का पूछेगा कितना होगा, Y का कितना होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके 4 से 5 तो देखने को ही मिलते हैं। तो उसी तरह आपका SWN का क्या होता है, तो आपको देखिए इसको इरेज करते हैं। SWN तो S का आपका होता है 19 W का होता है आपका 23, उसके बाद A का आप तो सब जानते हैं 1 होता है, और आपका N का होता है कितना 14, आपका N का होता है 14, क्योंकि M का होता है 13, N का होता है 14। ये दो आपको याद कर सकते हैं कि N का 14 होता है, M का 13 होता है और N का 14 होता है। तो क्या पूछा है कि अंतिम अक्षर, इसको हटाते हैं, इरेज किया जाए, कि अंतिम अक्षर क्या होगा। तो अंतिम अक्षर आपका देखिए क्या आया, N का अंतिम अक्षर क्या आ रहा 14, मतलब 4, B राइट आंसर है। पर एग्ज़ाम में आपको उतना टाइम नहीं देखना है, कि देखना है कि सारा पे आपका जो कोडिंग टू कोडिंग का है, जो क्वेश्चन जितना इसका नंबर है उतना लिखा हुआ है सारा प्लेस वैल्यू, तो डायरेक्ट आपको N का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, जो 14 है, मतलब 4 आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं। एक और आपका कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तो सबसे पहले चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। उसके लिए हमको कथन और निष्कर्ष को देखना होगा। तो चलिए क्वेश्चन कथन को पढ़ते हैं सबसे पहले, कि हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। निष्कर्ष इसका देखिए पहला पॉइंट क्या बोल रहा है निष्कर्ष का, कि जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती है वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती। बिल्कुल सही पॉइंट बोल रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो वस्तु को हम बाहर से अच्छे देख रहे हैं वो अंदर से भी अच्छा ही हो। दूसरा पॉइंट देखिए इसका, हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते। ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है कि कौन व्यक्ति कैसा है हम वो नहीं बता सकते, आंतरिक सत्य की कल्पना हम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आपका निष्कर्ष 1 भी सही है और निष्कर्ष 2 भी सही है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा है, केवल निष्कर्ष 1 का अनुसरण करता है, जी नहीं। केवल निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही पालन नहीं करते हैं, जी नहीं। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही पालन करते हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब, कि निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है कि श्रृंखला का आपका अगला पद क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमको सीरीज़ को समझना होगा कि किस पैटर्न को ये फॉलो किया जा रहा है इसमें। तो पहला आपका है B25Y, मतलब B25Y, ठीक है। उसके बाद है आपका D, उसके बाद है आपका F, मतलब लगता है कोई पैटर्न को फॉलो हो रहा है। चलिए देखिए B, D और F। B का होता है हमारा 2, D का होता है 4 और F का होता है 6 प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो प्लस कितना हो रहा है, +2, मतलब इसका 2 होता है, इसका 4 होता है और इसका 6 होता है। तो 2 में 2 जोड़ दिए 4 आ गया, 4 में 2 जोड़ दिए 6 आ गया, मतलब आप 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 8 किसका होता है आपका H का। तो H देखिए पहले स्थान पे कहाँ है, तो आपका सिर्फ B और D, मतलब आपका A ऑप्शन और C ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इस टाइप से आपको एग्जाम में भी करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए चलना है। या तो आपका B सही होगा या फिर आपका D सही होगा। 50-50 का चांस हो गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है, कि आपका यहाँ पे देखिए Y, अब इसको इरेज कर दिया जाए,
ताकि हम क्वेश्चन की सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ा सकें। अगला पैटर्न देखिए, आपको क्या फॉलो करना है कि Y, W और U समझते हुए सारा चलना है। कोशिश करिए कि आप पहले से खुद करने का। तो दूसरा पैटर्न आपका है Y, W और U। अब आपका Y का होता है कितना 25, W का होता है 23 और 21 होता है U का। तो यहाँ भी देखिए क्या हो रहा है, 2 2 डिक्रीज हो रहा, मतलब 2 2 आपका माइनस हो रहा है। तो अगला 2 अगर हम 21 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 19, और 19 हमारा किसका होता है S का। तो देखिए S किस में है, S आपका सिर्फ D में है, मतलब B भी आपका गलत हो गया। तो D इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। तो देखिए ये आपका कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया है। फर्स्ट टाइम कैलेंडर का आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन आप लोग खुद करके दोगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। मैं आपको हिंट्स के लिए बता दूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी 4, 11, 18 और 25 तारीख को आपका शुक्रवार आएगा। कैसे बनेगा मैं सारा प्रोसेस आपको बताता हूँ, पर इसका सॉल्यूशन आपको खुद करना है। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है कि इसका जो फॉर्मूला होता है उसे आप अपने नोटबुक में लिख लो कि डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर, उसके बाद आपका कंट्री कोड प्लस, एक मिनट इसे हटा के अच्छे से लिखें ताकि आपको समझ में आ जाए, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस कंट्री कोड डिवाइडेड बाय 7। ये आपका फॉर्मूला, ये देखने में लंबा लग रहा है, बस 5 सेकंड का काम है। अब आप बोलोगे कि मैं कंट्री कोड कहाँ से लाऊंगा, मैं आपको दूंगा ना कंट्री कोड। सेंचुरी कोड बोल लीजिए या फिर कंट्री कोड बोल लीजिए। तो देखिए आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा आपका डे का भी, कंट्री कोड का भी और मंथ का, क्योंकि यहाँ पर देखिए मंथ भी है तो मंथ में भी आपको कोड डालना होगा कि किस मंथ का क्या कोड होता है। जो आपका लीप ईयर का अलग होगा और आपका जनरल ईयर का अलग होगा। ज़्यादा नहीं, बस दो या 3 मंथ का ही डिफरेंस है, बाकी सारा सेम है। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आई थिंक आंसर तो पता चल गया है। आप लोग इसको सेटिस्फाइड करके प्रोसेस सारा करके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। तो देखिए एक और आपका कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। सबसे पहले कथन को पढ़ते हैं कि सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं। ठीक है, चलिए जैसे ऐसे बोल रहा है हम डायग्राम भी बनाते चलते हैं। क्या बोल रहा है कि सभी पंखुड़ियाँ जो हैं, ठीक है, वो फूल है। ओके, फूल भी बन गया आपके। उसके बाद क्या बोल रहा है, फूल है। उसके बाद बोल रहा है सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं। सभी पंखुड़ियाँ जो है वो आपका पीली है, मतलब येलो है। सभी पीले फूल हैं, सभी पीले फूल हैं। आपका निष्कर्ष में पहला पॉइंट बोल रहा है कि सभी फूल पीले हैं, सभी फूल। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही स्ट्रांग मतलब पकड़ कर चलना है कि इसमें जो आपका अंदर से बाहर की ओर बोले वो आपका बिल्कुल सही होगा, बट इसी के जस्ट अपोजिट जो आपका बाहर से अंदर की ओर बोले वो गलत होगा। अब बोलोगे ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आया, तो अब समझ में आएगा आपको। देखो इससे पहले मिटा लिया जाए ताकि समझने में आसानी होगी। तो देखो क्या इसका मतलब है, क्या बोला है इसमें कि सभी फूल पीले हैं। फूल कहाँ है, सबसे टॉप पर, सबसे ऊपर। पीले कहाँ है, उसके नीचे। इसका मतलब ये ऊपर से नीचे आ रहा, मतलब पहला पॉइंट आपका गलत होगा। सिंपल सा बात है। दूसरा पॉइंट आपका क्या बोल रहा है कि सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं। पीले कहाँ है, यहाँ पे। पंखुड़ियाँ क्या है, उसके अंदर। फिर ये ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब अंदर की ओर जा रहा है। दूसरा पॉइंट भी आपका रॉन्ग होगा। अगर यही आपको बोलता कि सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं तो मतलब ये अंदर से बाहर की ओर जा रहा तो आपका सही होता, पर ऐसा नहीं बोला है। इसीलिए आपका देखिए, आप देखते हैं इसका आंसर क्या है कि कोई भी अनुसरण नहीं करता। बिल्कुल सही, ये इसका राइट आंसर है कि कोई भी अनुसरण नहीं करता। बस आपको 2 पॉइंट को याद रखना है कि जब अंदर से बाहर जाएंगे तो सही होगा सारा, बट जब अंदर से बाहर से जब हम अंदर आएंगे तो गलत होगा।
आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए हो। एक दो बार आप रिपीट करिएगा, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति के निकटतम समानता दर्शाती है, मतलब निकटतम कौन है। देखिए प्रश्न आकृति आपको यहाँ दिया गया है और विकल्प आकृति आपको यहाँ दी गई। इसको ये बताना है कि इसके सहयोग से कौन सा ये आकृति बना है और सबसे निकटतम कौन सा है आपका। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब बी वाला आपके सबसे निकटतम दर्शाया गया है और क्वेश्चन का राइट आंसर भी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर आकृति का कौन सा चित्र प्रश्न आकृति में दी गई आकृतियों से मेल से बना है। अब इसके मेल से मतलब इसका प्रयोग करते हुए कौन सा बना है आपको प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति में, ये चारों में से कौन सा इसका मेल से बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी बी, मतलब ये वाला जो है ये मेल से बना हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब विकल्पों में से कौन सा निम्न पैटर्न की भांति प्रतीत होता है। निम्न पैटर्न के अनुसार मतलब इससे मिलता जुलता कौन है, एकदम करीब होना चाहिए। मतलब कहा जाता है ना कि सीरीज़ में लगाना कोई पैटर्न को, बस वही हाल है यहाँ पे। तो पहला देखिए सर्किल का ऊपर आपका है, दूसरा सर्किल के नीचे है। तो सबसे ज़्यादा देखिए मेल ये खा रहा है, इसका ऑप्शन ए। बाकी देखिए ये आपका पैरेलल में परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसमें भी आपका ये। तो सबसे ज़्यादा करीबी कौन है, ये है। आप बोलोगे सी भी हो सकता है, तो सी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए इसका जो फेस है ये ऊपर की साइड खुला हुआ है, पर इसमें इसको उल्टा कर दिया गया है। तो ये मतलब बी वाला आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, ये डायरेक्शन से क्वेश्चन है आपका कि यदि दक्षिण पश्चिम बन जाए तो उत्तर क्या होगा। चलिए बहुत ही ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझना है आपको। सबसे पहले आपको जितने भी आपके दिशा है वो देख लेना है। इधर आता है आपका पूर्व, इधर आता है आपका पश्चिम, इधर आता है आपका उत्तर, इधर आता है दक्षिण, ठीक। तो क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दक्षिण जो है वो दक्षिण पश्चिम बन जाता है। दक्षिण कहाँ है, तो आपका दक्षिण ये रहा, ठीक है, दक्षिण पश्चिम बन जाता है। तो ये दक्षिण और ये पश्चिम के बीच में ये रहा, ये आपका दक्षिण बन गया। तो ये देखिए कितना डिग्री ये घुमा, तो ये आप देखोगे कि 45 डिग्री मूव किया। किधर मूव किया, तो क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आपका 45 डिग्री घूम गया, ठीक है। तो बोल रहा उत्तर क्या होगा, तो उत्तर में जो दिशा है उसे हम क्या बोलेंगे। उत्तर कहाँ है देखिए सबसे पहले, तो ये आपका उत्तर यहाँ पे है। तो उत्तर को भी हम 45 घुमा देंगे, ठीक है। तो उत्तर को भी जब हम 45 घुमा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, सॉरी उत्तर पूर्व, क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। जब हम 45 डिग्री घुमा देंगे तो हो जाएगा उत्तर पूर्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी कि वो उत्तर पूर्व बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन डायग्राम कौन सा है। बंदर, घोड़ा और बाघ। तो बंदर, घोड़ा, बाघ जैसा कि हम जानते हैं तीनों जानवर हैं, तो ठीक है। तो उस टाइप का तो हमको कोई डायग्राम दिख नहीं रहा। तो इसमें घोड़ा भी अलग है, बंदर भी अलग है और बाघ भी अलग है। इसका मतलब ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद याद करिए। कोडिंग डिकोडिंग का आपका क्वेश्चन आ गया है कि अगला पद इसका क्या होगा। तो चलिए इसका मेल किया जाए। सी का होता है आपका 3, डी का होता है 4, एफ का होता है 6 और आई का होता है 9, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है देखिए, +1 +2 +3, मतलब अगला जो पद आएगा उसमें +4 होगा, मतलब 9 और +4 13। 13 किसका होता है, तो आपका एम का होता है। किसका, 13 होता है आपका एम का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका एम। इसे अल्फ़ाबेटिकल जितने भी आपके जो प्लेस वाले हैं सबको आपके अच्छे से रिमेंबर होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं कि विषम को चुने। इसमें विषम क्या है देखिए, यहाँ टी है, टी का आपका दर्पण, मतलब जिसको बोलते हैं मिरर इमेज,
इसका उल्टा ये है। ये देखिए भी का भी मिरर इमेज उल्टा है आपका, ये भी ठीक है। ए का भी देखिए मिरर इमेज सही है, पर एन का देखिए सेम टू सेम कर दिया गया, मतलब आपका सी जो है वो गलत है। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। इसमें भी आपको कोडिंग डिकोडिंग आ गया कि अगला पद ज्ञात करिए। तो देखिए 5, 7, 11, 17 ये क्या हो रहा है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। तो देखिए सबसे पहले 2 ऐड हुआ, फिर आपका 4 ऐड हुआ, फिर आपका 6 ऐड हुआ, तो अगले में आपके 8 ऐड होंगे। तो 17 और 8 आपके कितने हो गए 25। अब देखिए 25 का 2 है, फिर से 2 एलिमिनेट, 2 ऑप्शन खुद ब खुद हट गया। अब या तो आपका सी हो सकता है या फिर डी हो सकता है। अब चलिए अगला देखते हैं कि यहाँ पे है आई, जे, एल और ओ। आई का होता है 9, जे का होता है 10, एल का होता है 12। ठीक, मतलब इसको पहले इरेज कर लेते हैं, तब बढ़िया से आपको समझ में आएगी। तो चलिए आप देखते हैं, आई का है 9, जे का है 10, एल का है 12 और ओ का है 15। तो यहाँ पे हो गया आपका +1, यहाँ पे हो गया आपका +2, यहाँ पे हो गया आपका +3, मतलब अगला में +4, मतलब 15 + 4 करेंगे तो आएगा 19, और 19 आपका होता है किसका, एस का, मतलब सी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या सी आपका राइट आंसर है, सी आपका राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आज का सेशन को फुल एंजॉय किए होंगे। आपको कंटिन्यू आपके जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, रीजनिंग का हो चाहे मैथ का हो या फिर जीके जीएस का हो, मॉक टेस्ट आपको लगाते रहना है, क्योंकि मॉक टेस्ट में आपको 50 से 60% क्वेश्चन जो है सेम पैटर्न के सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके पूछे जाते हैं। रेलवे में अधिकतर क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। अगर आप अभी तक लोग आरपीएफ का अगर नहीं लिया है मॉक टेस्ट तो आप लोग ले सकते हैं। एलपी का भी मॉक टेस्ट कंटिन्यू अपलोड किया जा रहा है, और ख़ासकर आपको एग्ज़ाम को देखते हुए टारगेट 23 फरवरी को करते हुए ग्रुप डी का जो मॉक टेस्ट है वो जनरल साइंस का, रीजनिंग का, ये सारे एक एक करके अपलोड हो रहे हैं। तो आप अपने तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को ऑन जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।